हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपकी जो एसएससी एमटीएस की डेट तो आपको पता ही, और उसके स्टेटस भी, और किस ज़िले में आपका सेंटर गया है ये आपको एसएससी ने बतला दिया है। तो आप देख भी लिए होंगे। तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी सारा चीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कीट दिवस कह रहे कि 7 जून को या 8 जून को या 9 जून को या 6 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसे जो है कभी कभी विश्व कीट जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चिया पास पठार किस देश में स्थित है। तो चिया पास पठार किस देश में स्थित है? कहने की तुर्की में, जर्मनी में, चीन में या मैक्सिको में। तो भाई ये ऑप्शन नंबर इसका कहाँ से हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। मैक्सिको में चिया पास पठार स्थित है। चिया पास का पठार जो है दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, बिहार में। तो मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। देखिए, जो भाषा है आपकी अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का प्रावधान है। 22 भाषाओं का प्रावधान है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो आप जानते हैं कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, और समय समय पर इनमें संशोधन होकर अब जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। देखिए, एक प्रश्न आता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। तो भाई किसे? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो कैसरी कैसे भी पूछ सकता है, कैसरी भाषा थी ये हमारी 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, और देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसको मिटाते हैं तो देखिए 91वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 ईस्वी में 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और आपकी नेपाली। कौन भाई? नेपाली। ठीक, तो आपकी ये 3 भाषाएं जो हैं 91वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो फिर कितनी हो गई? 15 के बाद 3 जोड़ी 18। तो इस प्रकार जिनको ऐसे भी याद रख दीजिएगा, नमक। ठीक है, नमक याद करिएगा। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक, तो इस प्रकार ये 91वां संविधान संशोधन में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक, और देखिए 4 भाषाएं कब जुड़ी थी? 92वां संविधान संशोधन। अगली देखिए, एक और देखिए 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, 18/4/22 हुई थी। एक 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन भाई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार आपके कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका भाई कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अरविंद बिरमानी को जो है पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए नीति आयोग आया है। देखिए नीति आयोग जो इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, और 1 जनवरी 2015 को इसको नीति योजना आयोग के स्थान पर इसे नीति आयोग लाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे
इसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन भाई? प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी जो है इसके वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? श्री सुमन बेरी। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो कह रहे हैं कि आंदोलन जो रेड शर्ट के अगुआ कौन थे, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, सीमांत गांधी को किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। देखिए, इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम से सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमत गार नामक आंदोलन चलाया था। आंदोलन के स्वयं सेवक लाल कुर्ता धारण करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती दल ने इनको पक ए अफगान की उपाधि दिया गया था। तो इनको जो है पक ए अफगान की उपाधि भी से नवाजा गया था। गफ्फार खां को बादशाह खां भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन सी पत्रिका? पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाला था। किसमें भाई? पश्तो भाषा में इन्होंने एक पत्रिका को भी निकाला था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने की द साइंस ऑफ भरतनाट्यम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है ये हमको क्या करना है? बताना है। कह रहे हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, राजा रेड्डी हैं, गीता चंद्रन है या सरोज वैद्यनाथ हैं? तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। सरोज वैद्यनाथ जो हैं द साइंस ऑफ भरतनाट्यम के लेखक हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? और थोड़ा सा छोटा बताइए, तो इसमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। संभाषण का अधिकार। इसको नहीं, देखिए समानता का अधिकार देखिए आर्टिकल 14 से 18 तक है, मतलब ये तो वर्णन है भाई। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है 19 से 22 आर्टिकल तक, तो ये भी है। और संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से कितना भाई? 29 से 30 तक है। मतलब ये सारे तीनों ऊपर के ए बी सी ऑप्शन आपके मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध हैं, और जो है डी नंबर आपका नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहना इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो भाई सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछ रहा है, कौन सा है? कह रहे हैं कि यूरेनस है, शुक्र है, वरुण है, बृहस्पति है। तो बताइए इसमें से कौन सा सबसे ठंडा ग्रह है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण यह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक, अगर सबसे गर्म पूछेगा तो भाई शुक्र बताइएगा। ठीक, हाँ, और ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आपसे पूछे तो भैया बृहस्पति बताएंगे, और सबसे छोटा ग्रह कौन पूछे आपसे तो बुध ग्रह बताएंगे। अब एक और प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो किसके भाई? शुक्र के और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आकार में आप बता ही दिए कि आप बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। दूरी में सूर्य के क्रम में दूरी में बुध जो है सबसे सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। ठीक, फिर पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण जो है ऐसे ये क्रम में है। ठीक, देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जिसमें यह क्यों लाल ग्रह होता है? इसका कारण यहाँ आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सी नंबर इसे याद रखिएगा। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद? और ऊपर तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 350 ए के अनुसार। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो संघ की राजभाषा कितने में रखी है? आर्टिकल 343। ये भी आपसे पूछा गया कई बार। तो जो है 343 संघ की एक राजभाषा होगी। ठीक, अब और आर्टिकल अनुच्छेद 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कह रहे हैं कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो कौन करेगी भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर इसका हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्काई रूट्स एरोस्पेस स्टार्टअप स्काउट रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, मौना लोआ जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है या कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया भाई? एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, सूरज भान को। सूरज भान को जो है एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, पेंशन फंड नियामक से एवं विकास प्राधिकरण ने जो है सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। ये भाई राइडर कप किससे संबंधित है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। देखिए, राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच खेला जाने वाला एक गोल्फ की द्विवर्षीय प्रतियोगिता है। कितनी वर्षीय? द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के प्रत्येक 2 वर्ष में संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच आयोजित की जाती है। राइडर कप का नाम अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर पड़ा है। कौन भाई? सैमुअल राइडर के नाम पर यह पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। ये जो है यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के साथ 2 वर्ष के अंतराल पर यह खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए, ट्रोपोस्फेयर मतलब जिसे आप क्षोभमंडल भी कहते हैं, या जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। भाई कौन सी निचली परत है? जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसमें आपको वाष्प का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक, तो कितना है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 0 से 4% जो है वाष्प का प्रतिशत है। ठीक, तो आप याद रखिएगा, क्षोभमंडल जो है आपके सबसे निचली परत है और मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती हैं। अगर आपसे यहाँ पर जो इसमें जो है कितना अगर गैसें पूछा जाए तो जानते हैं 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 20.95 जिसे आप ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसे आप 21% भी कहते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी पाई जाती है? 0.03% जो है क्या पाई जाती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा।
देखिए आयन आपके वायुमंडल में कुल 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जो हर एक परत का अलग अलग अपना एक महत्व है। ठीक, तो आप क्षोभ मंडल के हमने बता दिया, या निचली सबसे परत है। फिर आपकी समताप मंडल पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर आप कहते हैं। देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है कौन? समताप मंडल। और ओजोन गैस की परत भी पूछी जाती है, किस मंडल में पाया जाता है? तो आप बताएंगे ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। मध्य मंडल में एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप इसमें इतना ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो भाई ये कहाँ इसका मुख्यालय अवस्थित है? विश्व मौसम संगठन। तो ए नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? जिनेवा में। तो विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, जो अक्टूबर 1947 के समझौते के अनुसार 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ है? जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, बताइए भाई इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कह रहे हैं कि सरकार द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, या अंतरराष्ट्रीय बाजार शक्तियों से प्रभावित हो, या सभी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक, तो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजारू शक्तियों या मांग या एवं पूर्ति द्वारा होता है। एक तरह का यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। कहने के निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भाई खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, शौकत अली। ठीक, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व देखिए अली बंधु जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन भाई? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये अली बंधु थे। इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। देखिए कब किए थे? 1919 में, 1919 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं स्पेस धर्म की सबसे पहली वस्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या पूछता है? कहाँ रहती हैं? तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये भी आपको याद करना है, और यह किस किस धर्म से संबंधित है? बताइए भाई। तो किस धर्म से संबंधित है ये आपका महाराष्ट्र में जो स्थित है, ये बौद्ध धर्म से, हाँ बुद्ध धर्म से क्या है? ये संबंधित है। तो महाराष्ट्र और के औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में जो ये स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वस्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मानव रक्त एक श्यान तरल है, इसकी सान्यता का क्या कारण है? बताइए भाई, इसकी सान्यता का क्या कारण है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन। देखिए रक्त एक द्रव्य है जो शरीर में परिसंचरित होता रहता है। इसकी सान्यता पानी से 5 गुना, कितनी? 5 गुना अधिक होती है, तथा रक्त शरीर के कुल भार का 8 से 10% होता है। रक्त बहुकोशिकीय द्रव्य है जिसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा आरबीसी होती है। मानव रक्त की लगभग 50 लाख आरबीसी होते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, तथा हीमोग्लोबिन में लोहा और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बताइए भैया किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? आप जानते हैं क्या? के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KE इक्वल टू 1/2 mv²। तो आप तो बताओ, चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ठीक, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। देखिए किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो यह गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किस स्थिति में अधिकतम भार होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, तो और पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर इसका सही हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक, देखिए किसी पिंड का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है।
जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है भाई, कभी भी स्मॉल जी का मान जो है ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा घटता है। ठीक, जी का मान जो है न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पर भाई, विषुवत रेखा पर होता है। ठीक, तो इस प्रकार डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। मतलब भाई प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके बाद क्या बनता है वो आपसे पूछा जा रहा है, वे आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ग्लूकोज बनता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है कि जो रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस 12 H2O और प्रकाश की उपस्थिति में, सन की लाइट में उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है आपका क्या बनता है, अब इधर पूरा कर दीजिएगा। ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो केवल तीसरा नंबर इसमें कंप्यूटर भाषा नहीं। देखिए सी और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन में किया जाता है। देखिए लाइनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स कंप्यूटर लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ठीक, तो ये जो है लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यह एक भाषा नहीं है। तो सी और जावा एक लैंग्वेज भाषा है और जो है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगला कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई बताइए। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। NH2 का होल ट्वाइस CO, NH2 का होल ट्वाइस CO जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक, देखिए जो पहला कार्बनिक यौगिक जो है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था ये क्या था, यूरिया ही। वैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो आप बताएंगे यूरिया। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र NH2 का होल ट्वाइस CO। ठीक, आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है। देखिए उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं लेकिन उसमें वे भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि दो पक्षों में लड़ाई होती रहती है, एक आता है इधर उधर कुछ करके उसको क्या होता है, लड़ाई को बढ़ा दिया जाता है और अपना बगल हो जाता है, वही इसका काम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी रासायनिक क्रिया जो उत्प्रेरक यही काम करता है। तो किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 65 का। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। संकीर्ण ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या जो है क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए इन्हें कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। या बढ़ जाती है या घट जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए वो भाग नहीं लेता, केवल सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, जिससे अनेक प्रकार के आर्थिक क्या होते हैं, लाभ होते हैं और उत्पादन तेज होता है। देखिए इनसे तो उत्पादन तेजी से हो जाता है, लेकिन वहाँ भैया दो पक्षों की लड़ाई में वो तो हानिकारक ही होता है, अगर कोई तीसरा बंदा आके उसमें खुन्नस कर देता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।